गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग 1 to 10 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। ठीक है, ये MCQs है, 1 मार्क्स के लिए है। मनीष मदर वॉज बेकिंग अ केक इन द किचन। व्हेन मनीष कम बैक फ्रॉम स्कूल ही डिटेक्टेड स्मेल ऑफ हॉट केक फ्रॉम द ड्राइंग रूम। वाई? तो मनीष की माँ है ना, वो केक को बेक कर रही है किचन में, और मनीष केम बैक फ्रॉम द स्कूल, ही डिटेक्टेड द स्मेल। और जैसे ही मनीष स्कूल से आता है तो उसको स्मेल डिटेक्ट कर पाता है वो हॉट केक का। सो ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, हमारे नोज़ में ऑल्फैक्टरी रेसिप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ऑल्फैक्टरी रेसिप्टर्स से जो नर्व सिग्नल जो है ना, वो हमारे ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब है, वहाँ तक सिग्नल जाता है। ठीक है, और ये सिग्नल ब्रेन के ऑल्फैक्टरी लोब तक जब जाता है तो ब्रेन का ऑल्फैक्टरी लोब जो है ना, उसको फिर इंटरप्रेट करके हमारे नोज़ को सिग्नल देता है। ठीक है, तो हमें वो स्मेल आती है। तो ऑप्शन ए है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल्फैक्टरी रेसिप्टर्स इन फोर ब्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि द ग्राफ बिलो शो द वेरिएशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर विद द करेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये ग्राफ देखेंगे कि ये एक ग्राफ है फोर्स का और करंट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ना, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है ना, ये लीनियर लाइन है। ठीक है, और जैसे ही फोर्स बढ़ेगा, जब करंट बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर इंक्रीजेज लीनियरली विद द इंक्रीज इन द करंट। तो जब करंट बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा कंडक्टर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर करंट बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। अब ऑप्शन नंबर ए को देखो, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद द इंक्रीज इन द करंट। तो एक्सपोनेंशियली जो है ना, इंक्रीज तब होगा जब हमारा ये ग्राफ कर्व होगा, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक लीनियर लाइन है, इसलिए द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर इंक्रीजेज लीनियरली विद द इंक्रीज इन द करंट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। तो ये डिकम्पोजर्स का रोल कौन कौन सा नहीं है? तो देखो, डिकम्पोजर्स का रोल है कि दे क्लीन द इन्वायरमेंट, इट इज़ करेक्ट। दे पार्टिसिपेट इन द फूड चेन, हाँ, और डिकम्पोजर्स फूड चेन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। दे रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, ये भी सही है, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देता है और उससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिशमेंट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, दे डिकम्पोज द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डिकम्पोज कर ही नहीं सकता है। अगर आप प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक्स ये सब सॉइल पे डाल दोगे ना, तो उससे जो है ना, माइक्रोब्स जो है ना, डिकम्पोजर्स है ना, वो डिकम्पोज ही नहीं कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो देखो, यहाँ पे जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो आप यहाँ पे देखो, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ये सब में है, पर आपको बैलेंसिंग देखना है। तो आप यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर सी में जिंक का एक है एटम, यहाँ पे भी एक है। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर 2 एटम है, यहाँ पे भी 2 है, नाइट्रेट के 2 एटम है, यहाँ पे भी 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बाकी अगर आप ए ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ जिंक एक है, यहाँ भी एक है, सिल्वर यहाँ एक है, सिल्वर यहाँ पे 2 है, तो ये इनकरेक्ट। यहाँ पे जिंक का 2 है, यहाँ पे जिंक एक है, तो ये भी इनकरेक्ट। यहाँ पे जिंक एक है, यहाँ पे भी एक है, सिल्वर यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी एक है, NO3 यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म फेनोप्थलीन पिंक। तो देखो, फेनोप्थलीन जो है ना, वो क्या होता है, एक इंडिकेटर है, और जब आप फेनोप्थलीन में कोई एसिड डालोगे तो वो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, लेकिन जब आप उसमें कोई बेस डाल दोगे ना, तो वो चेंज हो जाएगा कलर। फेनोप्थलीन का जो कलरलेस था फेनोप्थलीन, वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। तो NaOH सॉल्यूशन इज अ बेस विच विल चेंज द कलर ऑफ द फेनोप्थलीन टू पिंक कलर। HCl एक एक्वस सॉल्यूशन, अगर HCl लेंगे ना तो वो एसिड है, तो फेनोप्थलीन पे कोई उसका असर नहीं होगा। CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, विनेगर में मिलता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, तो आप इसको डालोगे तो इसमें भी कोई कलर चेंज नहीं होगा और पानी पे भी कोई चेंज नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि द इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो मैंने आपको राइट हैंड पाम रूल्स और लेफ्ट हैंड
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दोनों से बताया है। तो सबसे पहले मैं राइट हैंड पाम रूल से आपको ये बताती हूँ। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द राइट है। तो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो कि देखो मैग्नेटिक फील्ड राइट है और करंट नीचे की तरफ है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ है, मतलब करंट ऊपर की तरफ होगा। अगर करंट ऊपर होगा, ये थंब हमारा करंट बता रहा है और ये जो हमारे चारों फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे हैं। तो देखो परपेंडिकुलर हो गया थंब ये चारों फिंगर्स के। तो अब देखो पाम हमारा किधर है, पाम हमारा टुवर्ड्स द पेज है, पेज की तरफ जा रहा है, इनटू द पेज है, पेज की तरफ हमारा पाम जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक जो है ना फोर्स वो इनटू द पेज होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए मैंने दो बताया है। एक तो राइट हैंड पाम रूल है जिसमें कि ये जो हमारा थंब है ना वो करंट के मोशन के डायरेक्शन को बताता है। ये 4 फिंगर्स हमारे मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। और ये जो पाम है ना, पाम ऊपर आएगा तो यानी कि करंट ऊपर, पाम नीचे है तो मतलब करंट नीचे। तो यहाँ पर जो करंट है ना वो इनटू द पेज होगा। अब वहीं हम राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये हमारा फील्ड है, ये हमारा फोर्स है, ये हमारा करंट है। थंब हमारा फील्ड है, 4 फिंगर हमारा फोर्स है और मिडिल फिंगर हमारा करंट है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने कहा है क्या, करंट ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर गया। फोर्स जो है ना वो हमारा क्या हो गया, टुवर्ड्स द राइट जा रहा है। तो थंब देखो, थंब कहाँ जा रहा है, फोर्स कहाँ जा रहा है, इनटू द पेपर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 to 20 हमारा एजर्शन एंड रीजनिंग का है, इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखेंगे एजर्शन को कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंसेस विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर और हार्मलेस सब्सटेंसेस इन द नेचर। ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंस है जिनको सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता है। हाँ, सिंपल और हार्मलेस फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। और इसका रीज़न है इसका रीज़न है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैन कॉज एयर पॉल्यूशन एंड मेक द एयर पॉइजनस व्हेन बर्न। तो ये भी सही है कि जब आप नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को जलाओगे ना तो एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए एंड बी बोथ एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 का एजर्शन है द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। और रीजन है ट्रांसपिरेशन पुल इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे। तो सबसे पहले तो हमें क्या होता है रूट प्रेशर और क्या होता है ट्रांसपिरेशन पुल, इसके बारे में जानना चाहिए। तो देखो 2 तरह के फोर्स होते हैं। एक तो फोर्स ऐसा होता है जिसको हम लोग पुश कहते हैं, पुश। अगर आप टेबल को या फिर पेन को ऐसे पुश कर रहे हो तो ये एक फोर्स है। और दूसरा फोर्स होता है पुल, मतलब इसको अपनी तरफ खींचना। एक होता है उसको पुश करना और एक होता है पुल करना। तो यहाँ पर जो है ना कि रूट प्रेशर जो है ना ये क्या है, पुश करना, पुश किया जा रहा है, रूट प्रेशर लगा रहा है, रूट का प्रेशर है, रूट प्रेशर लगा रहा है, मतलब इसको पुश किया जा रहा है। और ट्रांसपिरेशन पुल मतलब होता है पुल करना, ऐसे खींचना अपनी तरफ। तो देखो रूट प्रेशर जो है ना, मतलब रूट प्रेशर मतलब क्या होता है कि जब सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, पानी बहुत रहता है, तो सॉइल से रूट के जाइलम में पानी जाता है। और रूट के जाइलम में पानी सॉइल से जाएगा, मतलब उसको पुश किया जाएगा कि वाटर को ऊपर जाना है, ऊपर भेजना है। तो सॉइल से पानी रूट के एपिडर्मिस में रूट के जाइलम में जाएगा और पानी का लेवल, पानी अगर सॉइल में और ज़्यादा है तो और पानी जो है ना जाइलम में ऐसे पुश करेगा और पानी ऊपर की तरफ चढ़ना जाएगा। जैसे कि एक छोटा प्लांट है, यहाँ पे एक सॉइल है और यहाँ पे पानी है, वाटर है सॉइल में। तो यहाँ पे जो है ना जाइलम है रूट में, ठीक है। ये जाइलम यहाँ से पुश करता है वाटर को, वाटर ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो ट्रांसपिरेशन रूट प्रेशर है ना ये मोस्टली छोटे पौधों में होता है, स्मॉल प्लांट्स में होता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को स्मॉल डिस्टेंस तक ही पुश कर सकते हो। और यहाँ पे जो पुल है ना, ट्रांसपिरेशन पुल, ये बड़े बड़े प्लांट्स में होता है। और इसमें क्या होता है ना, जैसे ये बड़े बड़े प्लांट्स में होता है और इसमें क्या होता है ना कि लिप्स है, जैसे लिप्स है, लिप्स से अगर पानी ऊपर चला गया तो यहाँ पर क्या है ना कि फिर से हमारे क्या है, जाइलम है, जाइलम टिश्यू है पूरे
स्टेम में फैले हुए। तो अगर एक वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर चला गया ना तो ये फिर दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर खींचेगा, ठीक है। रूट से फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे वाले एक मॉलिक्यूल्स को वाटर को ऊपर खींचेगा। ऐसे कर करके वो पुल करता है वाटर को, ट्रांसपीरेशन पुल। तो ट्रांसपीरेशन पुल हमेशा डे टाइम में होगा, क्योंकि ट्रांसपीरेशन के लिए स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होता है, लेकिन रात में स्टोमेटा क्लोज होता है, इसलिए यहाँ पे रूट प्रेशर होगा रात के समय। तो द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन प्लांट ऑफ इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पे डे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नाइट टाइम होना चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट। अब यहाँ पे देखो आप, ट्रांसपीरेशन पुल इज द मोर मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे। तो डे टाइम में तो मूवमेंट होगा ही ट्रांसपीरेशन पुल के द्वारा, ठीक है। तो ये रीज़न सही है, एजर्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। तो सही है कि क्लोज और ओपन होना पोर्स का गार्ड सेल्स का एक फंक्शन है, ठीक है। द स्टोमेटल पोर्स आर द साइट फॉर द गैस एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन। तो ठीक है, ये भी सही है। एजर्शन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट बोथ आर नॉट द करेक्ट, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। बोल रहा है क्या कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल का फंक्शन है ओपन और क्लोज होना पोर का, ठीक है। और बोल रहा है कि स्टोमेटल पोर्स आर द साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बाय डिफ्यूजन। हाँ, ये भी साइट है गैस एक्सचेंज का, लेकिन क्या आपका एजर्शन है वो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है उसको कि क्यों ओपन और क्लोज होता है? ये तो कर नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इन अ सीरीज सर्किट द करेंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक करंट सर्किट। तो बोल रहा है क्या कि सीरीज सर्किट में करंट है ना कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो हमने पढ़ा है ना कि ये एक सीरीज में है, मान लो कि यहाँ की कुछ अप्लायंसेस है सीरीज में कनेक्ट है, तो यहाँ पे सेम करंट होगा फ्लो सभी अप्लायंस के लिए और सभी रजिस्टर्स के लिए। फिर बोल रहा है ऑल द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस नीड इक्वल करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। मान लो यहाँ पे फैन है और यहाँ पे मैं एक बल्ब लगा दूँ और यहाँ पे मैं एक एसी लगा दूँ, तो क्या सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को इक्वल करंट चाहिए ऑपरेट होने के लिए? तो रीज़न तो ऐसे ही गलत हो गया। तो एजर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आऊँगी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें, और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में भेजें, और प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच।